बाहर से आवाज आती है कि पानी पिला दो, पानी पिला दो। ये सब उन्होंने मुझे बताया और मेरे अंदर थोड़ा सा डर भी बैठा। लेकिन उन्होंने मुझसे, टीम वालों ने मुझसे कहा कि यहाँ पे रात में रुकना नहीं होता है जी। तो चूंकि ये वो घटना, मैं अपने घर आ गया और ये घटना तो रह गई। 2 महीने के बाद एक घटना और हुई जी। उसमें क्या हुआ, मुझे रात्रिकालीन पोस्टमार्टम के लिए रुकना पड़ गया और संयोगवश जो मेरे साथ वार्ड बॉय था और जो टीम थी वो आने में थोड़ा देर हो गया खाना खाने की वजह से, और तब तक डेड बॉडी आई भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बैठिए, हम खाना क्या खा के आ रहे हैं, और उन्हें आने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। और इसी टाइम मुझे प्यास लगी। प्यास करके मैं बाथरूम गया, प्यास पानी पी के मैं बाथरूम गया। तो वहां पे मैंने हाथ धोए वॉश बेसिन में, और वॉश बेसिन में हाथ धो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे है। अरे जी। फिर तो आपको मतलब कैसे फीलिंग हुई? उस समय मेरे दिमाग में तो वही पुरानी बातें घूम रही थी कि एक तो मैं अकेला और रात्रि भी हो रही थी। तो शीशे में, मैंने सामने शीशा लगा हुआ था, मैंने शीशा देखा, शीशे में कोई नहीं दिखा। लेकिन बराबर आवाज चलने की आई थी। दरवाजा मैं हल्का सा बंद कर देता था, पूरा दरवाजा खुला, आवाज भी आई चलने की। अब मैं पीछे मुड़ूं तो कोई नहीं। उस घटना के बाद मैंने तुरंत फोन करा, तो टीम वाले तुरंत आए दौड़ के, और मैंने उनसे ऐसी सी बात बताई। तो उन्होंने, वो पायलों की आवाज थी। अच्छा। और तकरीबन आधे घंटे के बाद जो डेड बॉडी आई वो भी किसी महिला की थी। मतलब क्या संयोग है, पहला केस भी ऐसा हुआ, ये केस भी वैसे ही हुआ। वो नवयुवक जिसको बाहर से खटखटा बात कर रहा था, ये जो आपके साथ हाथ धो रही थी वॉशरूम में, तो वो भी जो है महिला निकली है, जो कि बॉडी उसके 1-2 दिन बाद आई। जी जी। और एक घटना में आपको, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन एक घटना ने मुझे बहुत आश्चर्य में डाला। कई बार दिन में ड्यूटी करके हम जल्दी भी फ्री हो जाते थे कि रात के लिए कोई पोस्टमार्टम नहीं होता था, तो हम जल्दी फ्री हो जाते थे 4-5 बजे। तो जाड़ों के दिन चल रहे थे, तो रात जल्दी हो जाती है। तो 5 बजे मैं घर के लिए निकला, बस अड्डे पर पहुंचा। तो बस तकरीबन वो लास्ट बस थी जाने के लिए। तो मैं बस में चढ़ा, बस में सिर्फ 2-3 सवारियां रही होंगी। फिर एक सीट पे एक महिला बैठी थी, और उसके जस्ट पीछे वाली सीट खाली थी, तो मैं उधर ही बैठ गया। वो बीच में सीट थी, और वो महिला, जब कंडक्टर टिकट काटने आते हैं, बिना टिकट वो जब लेने आए, उन्होंने उस महिला से टिकट लिया नहीं, उस महिला को टिकट नहीं दिया, ना पूछा उससे। तो मेरे पास कंडक्टर आया, मेरे पास रुपए खुले थे नहीं, तो मैंने कहा इनका टिकट बना दो और मुझसे खुले रुपए ले लेना। तो ऐसा हुआ सर कि कंडक्टर ने मुझसे कहा कि कौन सी महिला, यहाँ तो कोई नहीं है, जो कि आपके ये पास है बैठे हुए। जी जी। मैं देखूं, सच में वहां पर कोई महिला नहीं, जबकि वो महिला, कंडक्टर जब आ रहा था तो मेरे पीछे मुड़ी थी। उसने कहा था कि भैया आप मेरा टिकट ले लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे वहां तक जाना। मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ, इनका टिकट बना दो, फिर पैसे दोनों के ले लेना। फिर अच्छा, ये घटना मुझे रास्ते भर डराती रही, मुझे थोड़ा सा भय भी लगा, क्योंकि डॉक्टरी का पेशा थोड़ा बिजी लाइफ रहती है, तो बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, तुरंत घटनाएं भूलती भी चली जाती है, क्योंकि रोजमर्रा हमें ऐसे ही केसेस से डील करनी पड़ती है। कोई जला हुआ आ रहा है, कोई सड़ी गली लाश, कोई फांसी वाली, तो हमारा रूटीन का है। हाँ, जब मैं घर पहुंचा, उसके 2 दिन के बाद मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी फिर थी। अब मैं जब पोस्टमार्टम हाउस में आता हूँ, कागज आ जाते हैं। अब जब मैं पोस्टमार्टम के लिए अपनी टीम के साथ जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो महिला उस बस में मुझे दिखी वही, और उसमें जो पुलिस रिपोर्ट में उस महिला की जो मौत हुई थी वो 1 हफ्ते पहले हुई।
अब सोचिए 2 दिन पहले मुझे वो दिखी। इसे तब मुझे साइंस तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहम भी नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने चेहरा देखा हुआ भी है। ऐसी घटना अक्सर होती रही। अब तो खैर मैं काफी मजबूत हो गया हूँ लेकिन जब मैं सरकारी में कार्यरत था तो ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। अब देख लीजिए आप लोग, एक डॉक्टर नवयुवक, देखिए अभी मतलब की उम्र ज़्यादा नहीं है, और इस उम्र से सबसे पहले इन्होंने जो केस हैंडल किया वो किसी लड़के का किया जो कि बाकायदा इनसे बातचीत की। दूसरा केस इनके पास 2-3 महीने बाद हुआ, जिसको कि क्या कहते हैं, एक महिला थी जिसने इनसे कहा था कि मेरा भी टिकट ले लीजिएगा, मेरे पैसे नहीं है। इन्होंने कंडक्टर से कहा कि भाई 2 टिकट काट दीजिएगा, पैसे मुझसे ले लीजिएगा। लेकिन वो उस बस को छोड़ दूर दूर तक कहीं कभी दिखाई पड़ी जब तो पता चला कि क्या कहते हैं, एक बॉडी इनके पास आई पोस्टमार्टम के लिए। इनको हल्का सा चेहरा याद था उसका कि कौन थे, इनके पास ही बैठी हुई थी, तो बार बार चेहरे पर नजर पड़ती थी, चेहरा याद था। तो देखा जब कफन उठाया गया, कफन को निकाल के जब पोस्टमार्टम के लिए उसको स्टेज पर रखा गया, तो पता चला अरे ये तो वही महिला है जो कि मेरे पास बैठी थी, अब टिकट कह रही थी। तो जब पोस्टमार्टम के जो कागज बन के आते हैं पुलिस स्टेशन से, उसमें देखा जिस रात को ये इनके साथ बैठी थी उसके पहले शाम को ही उसकी मौत हो गई थी। और उसके क्योंकि घर दूर था तो पोस्टमार्टम हाउस तक आते आते कागजात की पूर्ति करते करते उस दिन भीड़ भी ज़्यादा थी, डेड बॉडी कुछ ज़्यादा ही आई थी, तो उसका नंबर जब देर में आया, लेकिन तब भी वो उस समय मरी हुई थी जबकि वो इनके साथ बस में बैठी हुई थी। तो ये किस तरह का है? ये है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिसके अनुसंधान के लिए मैं वर्षों से जंगल में, सुनी हवेलियों में, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे पुराने हैं उनको, ऐसे घर जो एबंडेंट है और जिसमें भूत प्रेत का साया मौजूद है, उनके साथ मैं बातचीत करता हूँ। और अपने वही K2 मीटर, मोशन सेंसर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनसे बातें करता हूँ। तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आया। तो आज हमारे डॉक्टर विवेक गौतम जी ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में इनके साथ क्या क्या हुआ और आगे क्या संभावना है। तो डॉक्टर विवेक जी, अभी भी आप पोस्टमार्टम में आपके वो होती है? अब तो नहीं, लेकिन ये है, ऐसा कभी कभी लगता है कि कोई चल रहा है, कभी कभी कोई गुजर गया, अचानक से सामने से निकल गया, कुछ ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझको ऑफलाइन बता रहे थे कि जब आप पानी पीने गए थे तो झटके में जो है पूरा फ्रिज का दरवाजा खुल गया, पानी की बोतल जो है अपने आप ही आपके पैर के पास आके गिरी। जी जी जी। और फिर अपने आप ही बंद हो गई, जबकि पानी की बोतल जो अंदर रखी थी। हाँ। उसके बाद वो गिरी कैसे मुझे समझ नहीं आया, वो खुल कैसे गई? अच्छा, खुल मतलब वो ढक्कन कैसे उसका, मतलब इतनी ऊंचाई से ढक्कन तो नहीं खुलता और गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अंदर ढक्कन खुलता रखी तो है। पानी भी गिर जाता सब। जी जी जी। लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ और फ्रिज का दरवाजा अपने आप ही खुल जी, गया। जी, जी। तो ये आपको रोमांच नहीं लगता जरा सा? शहर में शरीर में सेहत नहीं होती कि? जी जी। अब पहले लगता तो है, लेकिन जब से मैं बजरंगबली जी का भक्ति भाव में हूँ तब से मुझे थोड़ा मानसिक रूप से मजबूती भी मिलती है, बल भी मिलता है। और चूंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे तो रोजमर्रा सबके दुख दर्द को सुनना है, अपने सुनाने नहीं है। तो इस वजह से डॉक्टर की पहचान नहीं होती है। अब तो मन से मैं काफी मजबूत हो चुका हूँ। लेकिन इसमें मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे श्री अनिल मजूमदार जी, क्योंकि लैब के इंचार्ज भी थे और वहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और हमने साथ में खाना भी खाया था। तो वहीं पे मुझे पता है, मैं एक चैनल था जो इनके नाम से ही था, मुझे पता नहीं था मुझे मेरी इनसे मुलाकात हो जाएगी। और जब मैं इनके साथ खाना खाने के गया, एक रिपोर्ट साइन करवानी थी, तो मुझे इन्होंने अपना परिचय दिया। तो इन्होंने बताया कि मैंने बताया कि मैं भक्ति भाव में रहता हूँ, बजरंगबली जी की पूजा करता हूँ। तो बोले मैं भी यूट्यूब पे चैनल है मेरा, जिसमें मैं बजरंगबली जी के पूजा पाठ वगैरह के वीडियो डालता हूँ। मैं भी एक वीडियो देखता हूँ। तो इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कहा मैं इनका ही तो वीडियो देखता हूँ। मैं उसमें चेहरा मैंने देखा नहीं था, चेहरे वाले वीडियो थे नहीं इनके। तो
पहली बार मतलब वो बहुत ही रोमांच का और अद्भुत पल था मेरे लिए कि एक संरक्षक और मेंटोर मुझे मिले उस समय, जो मैं एक तरीके से मेरे गुरु ही हैं, टीचर ही हैं, जो मुझे समय समय पर मेरा ख्याल रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और मुझे अच्छी प्रेरणाएं देते हैं। ये देखिए क्या सहयोग है, जिन्होंने मुझे जिंदगी में कभी नहीं देखा, किसी तरह का कोई तंत्र वंत्र मुझसे कभी कोई काम नहीं। भगवान ने पता नहीं कहाँ से इनको भेजा किसी रिपोर्ट के लिए, जो उनके किसी जान पहचान वाले का था। स्वयं ये साइन कराने हैं, जबकि रिपोर्टें यहाँ से साइन होकर डायरेक्ट उसी पीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ का भी होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। मरीज कभी कभी मरीज के अटेंडेंट खुद आके रिपोर्ट ले जाते हैं। ये स्वयं है, और इन्होंने जो है हमको देखा पहचाना, लेकिन मेरे नाम से कुछ डाउट हुआ इसका रिकल्टा फिर लिए। तब उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, आप बाबा अनिल तो नहीं है? तब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हुई, तो मैंने कहा हाँ बेटे मैं ही बाबा अनिल हूँ। तो तब इनसे मुलाकात हुई, फिर इनसे हमारी करीब करीब फ़ोन पे वार्ता होने लगी। अब मैं इनको बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ। ये अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए कभी मिलने आने पर, लेकिन जब कभी मिलते हैं बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे मरीज के रूप में इनके पास नहीं भेजा, बस एक जिंदा जात का बूढ़े इंसान के रूप में भेजा, जिनका ये बहुत ही अच्छी तरह से पालन करते हैं और पवित्र भाव से मरीजों की सेवा करते हैं। अब मैं कुछ लीक से हटके पूछ रहा हूँ। हाँ तो विवेक जी, सबसे पहले ये बताइए, डॉक्टर जो पढ़ के आता है नया नया, उसको एक मेडिकल एथिक दी जाती है कि आप जो है मरीज को ही भगवान समझिए, उसकी सेवा करिए, उसको यदि उसमें जीवन का कुछ भी अंश मौजूद है तो उसको करके खड़ा करके उसके पैरों पर हंसते खेलते विदा कीजिए। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि जो आदमी निर्जीव से पड़ा है आपके पास, वो जो है क्या कहते हैं, मतलब पूरी हिम्मत लगा के, पूरे लगन लगा, जितना आपने पढ़ाई की सब कुछ करके सब दवाई पे तो जिंदा जाते जब आपके समझ से अपने पैरों पर चलते घर पहुंचता है, तब कैसा आपको लगता है? जी, सबसे पहले तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत कम लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, क्योंकि लोग आजकल जैसा माहौल चल रहा है कि लोग ये बोलते हैं कि इतना पैसा लगा हमारा मरीज ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर को इस सबसे लेना देना नहीं होता है कि कोई उसे धन्यवाद कहे या ना कहे। लेकिन एक जो हमें ऐसा परमात्मा ने जो ये कार्य सौंपा है खुशी जो मिली जी, कि किसी को ठीक करके या कोई हमारे यहाँ तो ठीक होके जा रहा है। और अगर ग्रामीण इलाकों में खासकर लोगों पे इतना धन नहीं होता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर होती है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि डॉक्टर कहाँ है, किस विभाग में है, कैसे क्या है, बहुत दूर तक वो जा नहीं पाते हैं। तो अगर उन्हें उनके ग्रामीण इलाके में ही सही दवाई मिली और अगर उन्होंने हमारी बातों पे अमल करा और वो ठीक हो गए, तो बाद में बहुत से मरीज हमें धन्यवाद करने आते भी हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और हम उन तक ये मैसेज भी पहुंचाते हैं कि आप इधर उधर की कोई भी दवाई खाने से बचिए। जो डॉक्टर है अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए, जितना उससे हो सकता है वो करेगा, नहीं आपको आगे के लिए सलाह दे देगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इधर उधर झोला छापों के चक्कर में मत भटकिए, सही जगह सही डॉक्टर से इलाज कराइए। अच्छा, मैं एक ज्वलंत प्रश्न उठाना चाहता हूँ। जैसे कि ग्रामीण मतलब इलाकों में प्रचलित है कि डॉक्टर तो कुछ नहीं आता है, उससे अलावा जो है क्या कहते हैं, जो ये झाड़ फूक वाले ओझा गुइया महान साधु संत अघोरी होते हैं, वो छू मंत्र करते हैं, वो मर्ज ठीक हो जाता है। हाँ, मैं उसको झूठ नहीं कहता हूँ, क्योंकि प्राथमिक उपचार वही है कि उसका विश्वास है मैं ईश्वर पे। और इस तरह से जो है आप ये बताइए, आपके समय ऐसा कुछ आया? जैसे कि बहुत से ऐसे होते हैं ग्रामीण इलाकों में, सांप काटता है तो उसको सबसे पहले झाड़ फूंक के चक्कर में बहुत समय बर्बाद होता है। उसके बाद हाँ, कोई बहुत ही अच्छे झाड़ फूंक वाले होते हैं, ये नहीं कहते, कोई सब नहीं जानते, लेकिन अधिकतर लोग पैसा कमाने के चक्कर में इधर उधर की करते हैं।
झाड़ फूक के चक्कर में जैसे कि आपने वो किया है इस तरह से, जी बहुत तो बहुत अच्छा। तो कैसा आपको अनुभव होता है कि आपने किसी सांप ने डसा है, वो मर गया, आपने एंटीवेनम लगा के उसको ठीक किया और उसको सब कुछ जो है उसको जीवन रक्षा की और उसको प्राण बचाए, तो आपको कैसा लगा? कभी आपके पास ऐसे कोई ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि अंतिम समय में ग्रामीण इलाकों में लेके अंतिम समय में ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो उसमें क्या है, उनकी हिस्ट्री जब लोग पूछो तो पता लगता है वो झाड़ फूंक कराने गए थे। 3-4 जगह झाड़ फूंक कराने के बाद फिर वो लास्ट में किसी ने हिम्मत करके सलाह दी हो तब वो अस्पताल में आते हैं, क्योंकि जागरूकता का अभाव है, लोग जल्दी विश्वास करते नहीं। क्योंकि अब हमारी सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है और काफ़ी हद तक हमने जागरूकता फैलाई है। तो कई बार ऐसा हुआ अंतिम समय में लेके आए तो हमने एंटी स्नेक वेनम जो हमारी सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवाती है, हमने उसे लगा के उसकी जान बचाई है। और तब उस मरीज ने और उसके परिजनों ने ये संकल्प लिया है कि कभी भी हम झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमेशा अपने मरीज को कैसा भी सांप ने काटा हो चाहे कैसा भी हो, अगर हमें वहम भी लग रहा है सांप ने काटा है, अगर कांटे का निशान है तो हम एक बार उसे अस्पताल जरूर लेकर आए। बहुत अच्छा। ये मैं समस्त ग्रामीण जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपके पास इतनी अच्छी सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी दी है, हाँ जानते हैं कभी कभी उस मेडिकल फैसिलिटी में रुकावटें भी आती हैं बहुत सारी, क्योंकि बिचलौए बहुत होते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, पैसा भी गंवाते हैं, जान भी गंवा दी जाती है। लेकिन सही समय मेडिकल आपके छोटे छोटे जो पीएचसी वगैरह होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनमें आप जरूर ले जाइए, इस तरह के केस को पहले दिखाइए। कुछ लोग जो है जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या कुछ कोई भी प्रेशर हो वो हो, उसके कारण उटांग पटांग हरकतें करने लगते हैं, उसको भूत प्रेत का साया समझ के जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करने से घबराते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट समझिए कि सालों साल चलता है, लोग बस छूमंतर से विश्वास करते कि इधर बाबा जी ने फूका और उधर वो खड़ा होकर चलने लगा। तो ये आज के कलयुग में जरा पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ों सब पैथी पर विश्वास करें, नेचुरल पैथी पर भी, और ये भूत प्रेत तंत्र के जो जादूगर हैं या महंत हैं या अघोरी हैं या बाबा लोग हैं, इन पर भी विश्वास करें। लेकिन सर्वोत्तम कौन है? वो एक पढ़ा लिखा जिसने अपने जिंदगी के 5 साल रगड़ रगड़ के पढ़ के यहाँ तक की काबिलियत पाई कि वो आके सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सके। तो क्यों ना हम सब संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराएंगे, कुछ आशा के साथ कि ये जीवित होकर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से पहला पॉडकास्ट हमारे विवेक जी का। विवेक जी कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे आम आदमियों को? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को और जो आज की नई जनरेशन चल रही है उसको, और एक सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें, लेकिन आप अपने पहले माता पिता को और अपने घर वालों को पहले उन पर विश्वास करिए। उनकी वो जो कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं उसको मानिए और उनकी सेवा भाव कीजिए। ये क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़िए, लेकिन उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए, ना कि गलत कार्यों के लिए। और नशे से दूरी बना के चलिए। नशे से आपका भला कभी नहीं हो सकता। नशा से सदैव दूरी बना के चलिए और हमेशा परोपकार और भलाई के कार्यों को जरूर से जरूर करिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिए। और त्योहारों पे, खास करके पर्वों पे आजकल होता है कि लोग अपने मोबाइल में ही रहते हैं, लेकिन आप मोबाइल की दुनिया से कुछ मौकों पे बाहर निकलिए, आपस में मिल के बात करिए, लोगों को सामने सामने मिल के बधाई दीजिए। ये नहीं कि आपने बस मैसेज कर दिया और हो गया, क्योंकि जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आपके अपने और आपके आस पड़ोस के लोग ही काम आते हैं। बस इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अरे तो आप लोग जो है मेरे लिए सब कुछ है। आप लोग बाबा अनिल लखनऊ की तरफ से, मेरा पूरा नाम अनिल मजुमदार है, 961620
5263। मैं ये प्रयत्न करता हूँ कि मैं जो है ये पॉडकास्ट जो है जब जब समय मिलेगा मैं दिया करूँगा, और विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बुलाकर उनका जो है इंटरव्यू लूँगा, और आपके सामने जीवन में आती हुई कठिनाई या किस तरह से वो फेस करते हैं सब मैं बताऊँगा। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये पॉडकास्ट के जो रचयिता हैं तो वो हमारे श्री राजकुमार मिश्रा जी हैं। उन्हीं के प्रयत्न से, उनके जो है दुआओं से ये पॉडकास्ट हुआ है। ये बहुत ही विख्यात ज्योतिष है। हो सकता है आज का दिन नवमी का दिन है, माघ मास है, तो इस पवित्र महीने में माँ के आशीर्वाद से मैंने इस कार्यक्रम को किया। आशा करता हूँ इस तरह से नए नए व्यक्तित्व को आपके समक्ष रख के एक समाज के सामने उदाहरण पेश करूँगा कि पॉडकास्ट जो है कोई अपने उसके लिए नहीं करता। अब ये डॉक्टर विवेक है, अब ये जो है सरकारी मतलब सर्वेंट है। एक सरकारी डॉक्टर जो है वो अपनी की पब्लिसिटी क्यों कराएगा? वो तो जो हमारे में कमियां हैं वही तो दिखाएगा, है ना। उस तरह से उन्होंने प्रयत्न किया। कुछ हॉरर एक्सपीरियंस भी बताए। आपको यदि अच्छा लगा तो आगे से मैं और विभिन्न तरह के लोगों को बुलाऊंगा, उनके पास यदि कोई हॉरर एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं, किस पेशे से जुड़े हैं, उसमें क्या क्या कठिनाई, सब आपके सामने पेश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205263। नमस्कार।